साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, अगर आपको जो वीडियो हम बना रहे हैं वो स्पेशली जो है एग्रीकल्चर का जो टेक्निकल असिस्टेंट और जो आपका कैन सुपरवाइज़र है उसके लिए, लेकिन इसमें जो है राजस्थान में जो वैकेंसी चल रही हैं इस समय आने वाली हैं, जिनका फॉर्म भरा जा रहा है, जो कृषि पर्यवेक्षक नाम से हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि हमने बताया संडे को क्विज होगा। जो पिछले संडे क्विज था वो हट जाएगा, उसकी जगह पर नया क्विज डाल दिया जाएगा। तो आप इन लेक्चर्स को जो राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश यूपी SSSC के द्वारा जो कराया जाता है AGTA और कैन सुपरवाइज़र, इनके लिए और जो विभिन्न एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के, उनमें भी ये ठीक ठाक पूछा जाता है। तो ये आज हमारा 13वां लेक्चर है जनरल एग्रीकल्चर का। तो ये यहाँ पर जो सवाल कह रहा है वो सवाल नंबर 1 है। कह रहा है वाई आर लेग्यूमिनस क्रॉप इंक्लूडेड इन क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? यानी हम अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों को क्यों यूज करते हैं? पहला आंसर जो दिया है ऑप्शन कहता है दे इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर, तो ये गलत हो जाएगा। हम लेग्यूमिनस क्रॉप को इसलिए नहीं उगाते हैं, अपने फसल चक्र में लेते हैं कि वो मॉइस्चर को इंक्रीज करेगा। दूसरा है दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये सही है। जो हमारी लेग्यूम वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनमें इनके रूट्स जो है, इनके रूट्स में एक स्पेशल टाइप की गांठें होती हैं, नोड्स होती हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और ज़मीन के अंदर उसको रखती हैं, और जुताई करने के बाद वो हमारी फील्ड की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा नंबर कहता है दे इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, तो ये भी गलत है। सॉइल टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ाते हैं, अगर सॉइल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इनको यूज करें तो फ़ायदा क्या है। फिर है दे रिड्यूज इरिगेशन रिक्वायरमेंट, क्या जो है दलहनी फसलें इरिगेशन रिक्वायरमेंट सिंचाई कम करती हैं? ये बात तो ठीक है, लेकिन फसल चक्र में इनको नहीं इसलिए करते हैं कि ये अगली फसल को सिंचाई कम करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो वैलिड आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जमीन में करते हैं। अगला सवाल है सॉइल टेक्सचर मेनली डिपेंड्स, सॉइल टेक्सचर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? हमने इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है जिसमें बताए जो प्रोपोर्शन की अगर बात आए तो वहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो सॉइल टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है सॉइल टेक्सचर मेनली डिपेंड ऑन, तो प्रोपोर्शन ऑफ किसके? सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले के प्रोपोर्शन पे निर्भर करता है सॉइल टेक्सचर। और अगर अरेंजमेंट की बात की कर दी जाए, यही सैंड, सिल्ट और क्ले का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो उसमें जो बनता है हमारा वो सॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है। और सॉइल कलर तो मृदा रंग होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगला सवाल जो है वो कहता है वाई डू C4 प्लांट्स हैव हायर फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। C4 प्लांट जैसे कि मेज अधिक फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी का कारण है, ऐसा क्यों? क्या उनके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा है इस वजह से? नहीं, ये गलत है। क्लोरोफिल ज़्यादा होने से ज़्यादा वो फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी दिखाएंगे, ऐसी बात बहुत हद तक सही नहीं है। लेस ट्रांसफेरेशन यानी कम वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो उनका फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। जो सही आंसर है वो क्रेंज एनाटोमी, C4 प्लांट में क्रेंज एनाटोमी पाया जाता है और ये क्रेंज एनाटोमी फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी को बढ़ाता है। और
मोर स्टोमेटा, अगर ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है, प्रेजेंस ऑफ कैरेंज एनाटोमी। अगला सवाल है मेजर इफेक्ट ऑफ सोयल सैलिनिटी ऑन क्रॉप। सोयल सैलिनिटी का फसलों पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? क्या पोषक तत्व बढ़ा देते हैं? बिल्कुल गलत। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट्स में जो है ज़्यादा हो जाता है? तो ये सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। क्या फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है? ये भी गलत है। क्या जड़ वृद्धि बढ़ना, रूट ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है? ये भी गलत है। रूट ग्रोथ क्या हो जाता है? प्लांट की ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, ना कि इंक्रीज होती है। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन प्लांट। अगला सवाल जो है वो कहता है मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन है? क्या कृषि क्षेत्र को बढ़ाने से क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी? बढ़ तो जाएगी, लेकिन कृषि क्षेत्र जितना है उतना ही तो रहेगा, उसको रबड़ तो है नहीं खींच लोगे जो बढ़ा दोगे। ठीक है। इरिगेशन कम करने से क्या क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल गलत है। मोनोक्रॉपिंग लेते रहो तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाए? नहीं, तो क्या है 100% ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी रहेगी। उसका सही आंसर है बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक साल में एक से अधिक फसलों को लेने से क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती। अगला 6 नंबर सवाल है एसिडिक सोयल आर मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। भारत के किस क्षेत्र में एसिडिक सॉइल मुख्यतः पाई जाती हैं? तो हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया अगर एसिडिक सॉइल की बात की जाए तो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ एसिडिक सॉइल पाई जाएंगी, और जहाँ पर वर्षा कम होगी, वहाँ पर बेसिक सॉइल पाई जाएंगी, यानी क्षारीय सॉइल पाई जाएंगी। अब ये देखना है कि ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्र में वर्षा कहाँ पाई जाती है ज़्यादा। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहीं एसिडिक सॉइल पाई जाएगी। पहला है नॉर्थ वेस्ट प्लेन रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट प्लेन रीजन में क्या होता है 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है, और इसमें क्या है गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी और ठंडक के समय ज़्यादा ठंडक पड़ती है। ठीक है, और वर्षा कम होती है, तो यहाँ एसिडिक सॉइल नहीं पाई जाएगी। दूसरा जो है वो क्या है डेक्कन प्लेट्यू, यानी डेक्कन का पठार। तो जो डेक्कन का पठार है यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले में कितना था 50 से 75 था, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। और जो तीसरा है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र, ठीक है, इंडिया का, तो इस क्षेत्र में जो आपकी वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और जो ये आपका पाया कहाँ जाता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहाँ पाया जाता है। लास्ट है वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान की जो वर्षा है वो कितनी है 45 से 50 सेंटीमीटर। तो ये राजस्थान का जो पठार है उस एरिया में पाया जाता है। तो अब इन सब क्षेत्रों के हिसाब से देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, इसीलिए यही जो है आपकी एसिडिक सॉइल पाई जाएंगी। हमारे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
क्यों यही ही एसिडिक सॉइल मुख्यतः भारत में पाई जाती है। अगला सवाल, वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च लोकेटेड? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कानपुर, करनाल, वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, ये जो मेज और व्हीट का रिसर्च सेंटर था वो नई दिल्ली में था। कहाँ था? नई दिल्ली में। अभी भी जो पुरानी किताबें आती हैं उसमें नई दिल्ली आपको मिलेगा, लेकिन अब वो ट्रांसफर कर दिया गया है कहाँ? करनाल में। ठीक है, तो जो है करनाल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हीट रिसर्च डायरेक्टरेट की बात हो जाए तो करनाल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो सवाल है, वेयर इज द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI लोकेटेड? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस लेक्चर में संस्थान से संबंधित ज़्यादा सवाल हैं और एक संस्थान आपको जरूर मिल सकता है एग्जाम में देखने को। एक या दो संस्थान एग्जाम में बिल्कुल आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ये संस्थान कहाँ है या ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है IVRI जो है आपका इज्जत नगर बरेली में है। इज्जत नगर बरेली में है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इज्जत नगर बरेली। अगला जो सवाल है वो सवाल कौन है, वेयर इज सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? CSSRI कहाँ स्थित है? ठीक है, CSSRI कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल। ये भी आपका कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। सवाल नंबर 10 है, हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया डिवाइडेड बाई NBSSLUP? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल साइंस सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। क्या है? नेशनल ब्यूरो सोयल साइंस सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके द्वारा जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 20। ठीक है, अगला जो सवाल है वो कह रहा है, हु पब्लिश्ड द जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर? इंडियन हॉर्टिकल्चर जो जनरल है वो कौन प्रकाशित करता है, यानी पत्रिका जो है उसका प्रकाशन कौन करता है? तो उसका प्रकाशन करता है ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ICAR। सवाल नंबर 12 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू नार्प यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया डिवाइडेड? यानी नार्प के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो नार्प के इस हिसाब से जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है वो है 127, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 127। सवाल नंबर 13 है, वेयर इज सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी लोकेटेड? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये किसका फुल फॉर्म है? एगमार्क का फुल फॉर्म है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागपुर। ठीक, अगला सवाल, शुगर केन प्लस पोटैटो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बिलोंग्स टू विच सीजन?
गन्ना और आलू की सहफसली प्रणाली किस ऋतु की है? तो क्या यह खरीफ की है, जायद की है, ऑटम या शरद काल की है, या फिर समर ग्रीष्म काल की है? खरीफ की नहीं है और जायद की भी नहीं है, क्योंकि आलू ना तो खरीफ में उगता है ना ही जायद में उगता है। आलू उगता है रबी में। ग्रीष्म काल में भी नहीं है। ऑटम का मतलब क्या है? ऑटम सीजन वो सीजन होती है जहाँ वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, वर्षा ऋतु का अंत होता है और जाड़ा आने से पहले, यानी ठंडक आने से पहले और वर्षा ऋतु के बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं ऑटम या शरद कालीन। ठीक है, तो शुगर केन पोटैटो जो आपका इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है वो ऑटम या शरद कालीन से संबंधित है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटम या शरद कालीन। ठीक है, अगला जो सवाल है, ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप्स ऑन सेम लैंड इन 1 ईयर इज कॉल्ड। एक भूमि पर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है? गलत। मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित खेती हम किसको कहते हैं? जब एग्रोनॉमी फसलों के साथ हम मछली पालन करें, गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गी पालें या मुर्गी पालन करें या इस प्रकार से और भी जो पिगरी पालें, तो वो होता है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग सहफसली होता है, यानी एक फसल के अंदर एक ही साथ में 2 फसलें ले लेना। ठीक है, क्रॉप रोटेशन होता है फसलों को अदल बदल के बोना, ताकि हमारे जो सॉइल है उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो? बनी रहे। ठीक है, सॉइल की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बहुफसली खेती। जब एक ही खेत पे 2 या 2 से अधिक फसलें लेते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल है, विच एसिड सॉइल इज फाउंड, एसिड सॉइल नहीं, विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अगर सीधा मालूम है आपको तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा जो मेलिक एसिड की अगर बात करें तो मेलिक एसिड आपका सेब, नाशपाती, आड़ू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो जो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, चकोतरा है उसमें पाया जाता है। टार्टरिक की हमने बात की, टार्टरिक तो आपका अंगूर और दूसरा क्या है? इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड आपका चुकंदर और पालक में पाया जाता है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा जो ग्रेप्स में अम्ल पाया जाता है अंगूर में वो कहलाता है टार्टरिक अम्ल। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टार्टरिक एसिड। सवाल नंबर 17, व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंडनट, पिजन पी, शुगर केन क्रॉप रोटेशन? मूंगफली, अरहर, गन्ना फसल चक्र की फसल गहनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI कितना है? तो CI का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया। तो यहाँ पर ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितनी फसलें उगाई जा रही हैं? 3 फसलें उगाई जा रही हैं। कितनी फसलें? 3। और कितने साल में? शुगर केन देखो 1 साल ले लेगा, पिजन पी 6 महीने से कुछ ज्यादा ले लेगा, ग्राउंडनट 6 महीने से कुछ कम लेगा। तो कुल मिला के 2 साल हो गए, तो इसको 2 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकन्ना 2 और पॉइंट लगाएंगे तो 1.5 और 100 से गुणा कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 150। तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 150%। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 150%। अगला सवाल, विच क्रॉप रोटेशन एंड ड्यूरेशन पेयर इज रॉन्गली मैच? निम्न में से
कौन सा फसल चक्र एवं अवधि का जोड़ा नहीं है। इधर ये जो दिए हैं आपके फसल चक्र दिए हैं, ठीक है, ये आपके फसल चक्र दिए हैं, और जो राइट हैंड में आपको 1 ईयर 2 ईयर 1 वर्ष दिया है, ये क्या हो गया आपका अवधि हो गई। तो अगर हम बात करें किसकी, राइस व्हीट की, तो 1 साल में होता है, ये बात सही है। हमको क्या करना है, रॉन्ग पेयर चुनना है। कैसा, गलत पेयर चुनना है। तो ये पेयर सही है तो इसको हम नहीं चुनेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सी में देखो मेज पोटैटो, तो ये भी 1 साल का है, तो ये भी पेयर सही है, इसको भी नहीं चुनेंगे। कॉटन व्हीट 1 साल में लेते हैं, ये भी सही है, तो इसको भी नहीं चुनेंगे। चुनेंगे किसको, चरी बरसीम मेज लोबिया, ये 2 साल दिखा रहा है, लेकिन ये 2 साल नहीं, जबकि 1 ही साल में हो जाती हैं चारों फसलें। कैसे, चरी जो है आपकी खरीफ में उगेगी, बरसीन जो आपकी है रबी में उगेगी, ये जो बरसीन आपकी रबी में उगेगी, मेज आपका जायद में उगेगा। ये जो लोबिया है, लोबिया में मतलब चरी और मेज के बीच का जो शार्ट ड्यूरेशन मिलता है, यानी आपका खरीफ और जायद के बीच का जो शार्ट ड्यूरेशन मिलता है, उस शार्ट ड्यूरेशन में लोबिया उगा लेते हैं। इसलिए ये सब एक ही फसल में एक ही साल में उगा लिए जाते हैं। और इस प्रकार का जो इंटेंसिटी अगर हम देखें तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 400%, ठीक है। तो इस वजह से रांगली पेड़ जो है वो आंसर आपका बी हो जाएगा। चरी बरसीम मेज लोबिया 2 साल की जगह पर ये 1 साल में ही उगा लिए जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 19, वेयर इज द व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। तो पहले कहाँ था, नई दिल्ली में, शिफ्ट कहाँ हो गया, करनाल में। तो अभी क्या आंसर होगा, करनाल होगा। क्या होगा, करनाल होगा, ना कि नई दिल्ली। अगला सवाल है 20, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लोकेटेड, ठीक है। अगर खाली मक्का अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो वो कहाँ पर स्थित है, ना तो करनाल में है, ना हैदराबाद में है, ना जोधपुर में है, वो कहाँ है, लुधियाना में है। कहाँ है, पंजाब के लुधियाना में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वेयर इज शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं SBI। SBI लोकेटेड कहाँ है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में। यहाँ से आपके वैरायटीज रिलीज होती हैं गन्ने की, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोयम्बटूर। अगला जो सवाल है आपका वो कौन सा है, सवाल नंबर 22। क्या कह रहा है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ये आपका वाराणसी बनारस में स्थित है, ठीक है। तो IIVR कहाँ स्थित है, बनारस में, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बनारस, ठीक। अगला सवाल, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च लोकेटेड, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में, गलत, दिल्ली में, गलत, कानपुर सही, भोपाल गलत। तो सही क्या हो जाएगा, सी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कानपुर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में स्थित है। सवाल नंबर 24, विच इंस्टीट्यूट इज करेक्टली मैच, कौन इंस्टीट्यूट सही तरीके से मैच है। तो SBI हमने बताया कोयम्बटूर में है, ये करनाल लिखा है, गलत हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में बताया, ये वाराणसी है, ये भी गलत हो जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी बताइए, ये कानपुर है, ये भी गलत है। तो सही क्या है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो है वो कहाँ है, लुधियाना में। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना। सवाल नंबर 25 जो कि आज का लास्ट सवाल है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। गलत तरीके से कौन पेयर मैच है, ठीक है। तो वीट रिसर्च करनाल में है, सही मैच है, तो ये नहीं चुनना है, ठीक है, इसलिए इसको हटा दो। वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, ये भी सही है, तो इसको भी हटा दो, ये भी नहीं चुनना है। पल्स रिसर्च कानपुर में है, तो ये भी हटा दो, इसको भी नहीं चुनना है। मेज रिसर्च कहाँ है, लुधियाना में है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और गलत है तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत उत्तर चुनना था। तो इसमें मेज रिसर्च सेंटर जो है वो आपका हैदराबाद में ना होके लुधियाना में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगले संडे को इंतज़ार कीजिए क्विज का। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्विज में आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए, 50 क्वेश्चन चाहिए या 100। अभी पिछले में हमने 50 क्वेश्चन दिए थे और 10 मिनट का टाइम दिए थे। अब आप बताओ कि 50 चाहिए, 100 चाहिए, 150 चाहिए। जो आप बताओगे उसी के हिसाब से हम आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।